पहली बार नार्को टेस्ट का यूज किया गया था वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। वर्ल्ड वॉर सेकेंड एक ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे डिस्कवरीज हुए थे, उसमें ये भी एक डिस्कवरी है, नार्को टेस्ट का डिस्कवरी हुआ था। और इसी को हम लोग ट्रूथ सीरम टेस्ट भी बोलते हैं। ट्रूथ सीरम टेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इसमें एक पार्टिकुलर तरह का दवाई देते हैं, सीरम देते हैं। सेंसिटिव टॉपिक लेके आए हैं कि कैसे किसी एक्यूज्ड को पकड़ा जाए जब उसके पास कोई सबूत नहीं है। बिना सबूत के अगर उनको पकड़ना हो तो हम क्या तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया एडवांस हो चुका है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है, तो अब हम नए नए टेस्ट्स करते हैं ताकि उसको बिना सबूत के भी पकड़ा जाए। तो उसी केसेस में हम कुछ टेस्ट लेके आए हैं और उसके बारे में रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके आए हैं कि कैसे हम उस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे और कैसे हम उस एक्यूज तक पहुंचेंगे, हाँ ये दोषी है या दोषी नहीं। तो उसमें जो सबसे पहला है हमारा वो है नार्को टेस्ट। ठीक, हालांकि इस टेस्ट का उपयोग हमेशा दोषी को पकड़ने के लिए ही नहीं, कभी कभी उसको बचाने के लिए भी यूज किया जाता है। आप इस तरह से सोचिए कि आपको कोई फंसा दिया कि आपने मर्डर किया है, उस केस में आपके पास कोई ये सबूत नहीं है कि हम ये बता सकें कि हमने मर्डर नहीं किया है, तो अब उस केस में बहुत सारे लोग झल्ला जाते हैं और बोलते हैं कि सर मेरा नार्को टेस्ट ले लीजिए, क्योंकि नार्को टेस्ट आजकल विभाग जो है उसको रिलायबल समझती है, सही समझती है। तो अगर वो टेस्ट में पॉजिटिव निकलता है तो उसको कुछ ट्रीटमेंट थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है, उसको हार्श ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, तो उसके और सबूत इकट्ठे किए जाते हैं कि हाँ तुम अगर सच में निर्दोष हो तुमको छोड़ दिया जाए। तो उसी सिलसिले में हम एक टेस्ट लेकर आए हैं, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट। तो आइए समझते हैं कि नार्को टेस्ट क्या है, क्या होता है उसमें। तो नार्को टेस्ट क्या है, जो सबसे पहली बार नार्को टेस्ट का यूज किया गया था वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। वर्ल्ड वॉर सेकेंड एक ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे डिस्कवरीज हुए थे, उसमें ये भी एक डिस्कवरी है, नार्को टेस्ट का डिस्कवरी हुआ था। और इसी को हम लोग ट्रूथ सीरम टेस्ट भी बोलते हैं। ट्रूथ सीरम टेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इसमें एक पार्टिकुलर तरह का दवाई देते हैं, सीरम देते हैं, तो इसलिए इसको ट्रूथ सीरम टेस्ट बोला जाता है। और उस दवाई के तौर पे या सीरम के तौर पे हम देते हैं सोडियम पेंटोथल। सोडियम पेंटोथल देते हैं और ये क्या है, एक तरह से एनेस्थेटिक है और डिप्रेसेंट कह सकते हैं। ये थोड़ा सा आपका दिमाग एक्टिविटी, बॉडी एक्टिविटी को स्लो कर देता है। ठीक, अभी काम कैसे करता है, तो देखिए काम करने के लिए हमको ये नर्व के बारे में समझना पड़ेगा कि नर्व कैसे फंक्शन करती है। हालांकि ये क्लास 12th में अच्छे डिटेल से है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे तो इसको समझ सकते हैं। देखिए नर्व कैसे फंक्शन करता है। नर्व सेल होता है, अब जैसा नॉर्मल सेल की तरह नर्व सेल भी होता है, उसके एक मेम्ब्रेन होंगे, तो इसके मेम्ब्रेन पे कुछ पंप लगे होते हैं। जैसे ये देखिए सोडियम पंप, पोटासियम पंप, Na और सोडियम पोटासियम एटीपेज पंप, इस सबका अलग अलग फंक्शन है। तो दो स्टेट होता है, एक रेस्टिंग स्टेट होता है, जब उसमें कोई हरकत नहीं है सेल में, तब क्या होगा, कंडीशन क्या होती है। उसमें कंडीशन क्या होता है कि अंदर का जो है, सेल के अंदर का जो पार्ट है वो होता है निगेटिव और ऊपर वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव होता है। होने का रीजन ये है कि इस समय पे सोडियम का जो पंप है वो बंद रहता है, सिर्फ पोटासियम का पंप चालू है। तो पोटासियम क्या होगा, अंदर से बाहर की ओर जाएगा, लेकिन सोडियम का कोई हलचल नहीं हो रहा है। एटीपीज पंप क्या है, वो बाद में फंक्शन करेगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि इधर अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था भी थोड़ा बहुत पोटासियम का, वो ऊपर की ओर जा रहा है और सोडियम तो पास कर ही नहीं रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि सोडियम का जो क्वांटिटी है बाहर वो हाई है और इधर पोटासियम का लो है, तो इसलिए उसको गेट को खोल दिया गया ताकि वो पोटासियम का भी जो मात्रा है ऊपर बढ़ जाए। अब आप बोलेंगे सर कि ये निगेटिव क्यों है जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है अवेलेबल। तो निगेटिव इसलिए है क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव जो यहाँ पे पोलराइजेशन होगा वो रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म इसलिए है कि कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, उसको बैलेंस कर दिया, जो बैलेंस करने के बाद बचा वो पोलराइजेशन होगा, बैलेंस करने के बाद नेगेटिव बचा तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव बचा तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव प्रोटीन होते हैं जिसकी वजह से अंदर का जो पोलराइजेशन रहता है वो नेगेटिव रहता है। ठीक, तो ये हो गया रेस्ट कंडीशन। लेकिन जैसे ही हमारे मसल्स को नर्व को कोई छूता है, मान लीजिए कोई थ्रेशोल्ड देता है, तो छूने के साथ ही क्या हो जाता है, वो रिवर्सल हो जाता है। ये जो गेट है पोटासियम गेट है, इसका पोटासियम गेट चालू हो जाता है। ये गेट तो पहले से है ही ऊपर, और इसी के साथ एटीपेज जो है, ये पंप चालू होता है। ये क्या करता है, 3 पोटासियम को आउट करता है और इसके बदले 3 सोडियम को आउट करता है, उसके बदले 2 पोटासियम को इन करता है।
ठीक। तो ये प्रोसेस करता है और इस प्रोसेस होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे नीचे अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ही आपका एक्शन पोटेंशियल हो गया, मैसेज इसके पास आ गया। अब ये क्या करेगा, अपने बगल वाले सेल को मैसेज ट्रांसफर करेगा, वो अपने बगल वाले को सेल को ट्रांसफर करेगा। ये जो रिवर्सल हुआ है, ये जब तक चलता रहेगा तब तक ट्रांसफर होता रहेगा और एक समय के बाद धीरे धीरे अपने आप ये फिर से यही कंडीशन में आ जाएगा। तो होता क्या है, यहाँ पे हम सोडियम भी दे रहे हैं, पेंटोथॉल दे रहे हैं, तो सोडियम क्या है, इस फंक्शन को, एक्शन पोटेंशियल को बहुत हद तक बढ़ा देता है। अब जब ये बढ़ा दिया है तो आपका जो सेंसेस है वो जल्दी जल्दी काम कर रहा है। ठीक। तो जल्दी जल्दी काम कर रहा है, वैसे केस में क्या किया जाता है, आपसे पहले घुमा फिरा के कुछ पूछा जाता है, थोड़ा बहुत पूछा गया कि हाँ आपका घर कहाँ है, क्या पता है, क्या नाम है, किस कहाँ पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो। और इसके बाद जो आपका है क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन जिसको आना है, वो चीज हम पूछते हैं उससे कि हाँ क्या तुमने मर्डर किया है, नहीं किया है। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप आने लगता है, क्योंकि ये धीरे धीरे फंक्शन करने लगता है अपना। सोडियम अपना जिससे फंक्शन दिखाता है, उसका जो सेंसेस वो तेज हो जाता है और धीरे धीरे वो चीजों को अंदर से निकालने लगता है। तो इसीलिए इसको ट्रुथ सीरम सेंस भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब हम दूसरा देखते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट। तो पॉलीग्राफ टेस्ट को एक और नाम से जाना जाता है, लाई डिटेक्टर टेस्ट, झूठ पकड़ने वाला मशीन। अब ये कैसे काम करता है, ये देखिए ऐसे काम करता है कि आपका जो जहां जहां पे भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जैसे हार्ट बीट है, स्वेटिंग है, उस सबको ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है कि हाँ इसमें कोई बदलाव हुआ है कि नहीं। तो बदलाव ये तब होता है जब हम थोड़ा सा डरे उड़े होते हैं, तो देखते हैं कि हार्ट बीट बढ़ जाता है। जब कभी आपको कुछ वैसा शौक लगता है या फिर डर लगता है तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप सच सच कुछ और है, झूठ बोलना चाहते हैं, तो आप बना के बोलिए। बना के बोलिएगा तो उसमें इसका जो डिफरेंस आ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा घटेगा कुछ भी होगा, वो डिफरेंस आ जाएगा आपका हार्ट बीट में, बीपी में। उसके अलावा पसीना वसीना आने लगता है, बहुत लोग जो झूठ बोलते हैं। तो इसके आधार पे जो पकड़ा जाता है, कुछ मशीन लगा दिया जाता है और उसके मशीन पे देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लगा दिए हम, यहाँ पे लगा दिए नस पे, ताकि हम इसका बीपी ओपी जांच कर सकें कि हाँ बढ़ा है कि घटा है बोलने के टाइम। और उसको एक मशीन पे जांच किया जाता है कि ये हो क्या रहा है। तो अगर ज्यादा चेंज हो रहा है तो ये देखा जाता है कि हाँ भाई ये चीज आप झूठ बोल रहे हैं, ये चीज आप सही बोल रहे हैं। ठीक। तो उसके आधार पे चेक किया जाता है। अब इसी में देखिए कुछ प्रकार होते हैं। तो प्रकार इस तरह से होता है कि पहले इसको पूछा जाता है सीक्यूटिव, कंट्रोल क्वेश्चन टेस्ट। मतलब उसमें आपको चीजें पता होता है, सिंपल सिंपल चीजें पूछी जाएगी ताकि आप धीरे धीरे आसानी से बताओ। इसके बाद आपको गिल्टी क्वेश्चन नॉलेज टेस्ट पूछा जाता है। गिल्टी नॉलेज टेस्ट क्या होता है, गिल्टी नॉलेज टेस्ट क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि हम पहले पूछ लें घर पता नाम, आराम से बता रहे हो, कितने भाई बहन हो सब बता रही है। अब हम सीधे पॉइंट पे आए, क्या तूने मर्डर किया था, मर्डर कहाँ पे किए थे। तो ये हो गया गिल्टी क्वेश्चन हो गया। और इसी को कॉन्सिल इंफॉर्मेशन टेस्ट बोला जाता है, कि छिपा हुआ जो आपके अंदर इंफॉर्मेशन है वो हम निकाल पाए इस टेस्ट की मदद से। अब हम बात करते हैं कि दोनों टेस्ट कितना रिलेबल है, क्या हम इस पे विश्वास करके सजा दे सकते हैं। तो देखिए बहुत हद तक ये सजा तो दिया जाता है, एक्चुअली सजा नहीं दिया जाता है इसके बारे में, अभी बताएंगे इसके आगे। ये 80 से 90% रिलेबल है, यानी कि 80-90% सही होता है। कुछ केसेस में गलत भी हो सकते हैं। अब देखिए बहुत लोग क्या होता है कि इसका टेस्ट का प्रैक्टिस कर लेते हैं और वो झूठ बोलने को बोल पाते हैं, आसानी से झूठ बोलते हैं नॉर्मल हार्ट बीट में। जैसे आप मूवी देखे होंगे राइट रॉन्ग। राइट रॉन्ग में क्या होता है, वो सनी देओल इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेता है कि झूठ के टाइम पे उसका हार्ट बीट जो है नॉर्मल होता है। तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि ये झूठ बोला है कि सही बोल। तो ये चीज हो गई। अब है कि हम इसको एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे क्या ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते हैं, अब उसके बारे में। तो देखिए हम अगर कोई सेल्फ कन्फेशन कर रहा है, कोई सेल्फ बता रहा है कि हाँ हमने मर्डर किया है, नहीं किया है, तो उसको कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता है सबूत के तौर पे। क्यों नहीं किया जाता है, रीजन ये है कि हो सकता है कि मर्डर किसी और ने किया हो, आप आए और कन्फेशन दे दिए कि नहीं हमने मर्डर किया है, ये किया है। तो इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया जाता है जो आप अपना सबूत दिए हैं। दूसरी बात यह है कि आपको कंप्रोमाइज हुआ है। कंप्रोमाइज इस तरह से हुआ है कि आपको कुछ ड्रग दिया गया है, कुछ मशीन दिया गया है, तो हो सकता है उस केस में आपको झल्ला के या कुछ डर के बोल दें, या फिर उस कंडीशन में आप जो बोले हैं दवाई के कंडीशन में, तो उस कंडीशन को कोर्ट कंसीडर नहीं करती सबूत के तौर पे। तो सबूत के तौर पे कंसीडर क्या करेगी, तो देखिए वो अगर बोला है कि हमने मर्डर किया है तो उसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो सबूत नहीं होगा, उसको हम पेश नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। लेकिन अगर वो ये बताया हो, इसे पूछते पूछते जैसे ये पता चल जाए कि हाँ हमने इस मटेरियल से खून किया था, वो मटेरियल मैंने यहाँ छुपा के रखा है, तो अगर वो मिल जाए तो वो हमारा सबूत के तौर पे आ जाएगा और उससे हम फिर उसको सजा दे सकते हैं। लेकिन उसके बातों पे
कि हमने मर्डर किया है, इस पे हम सजा उसको नहीं दे सकते हैं, कोर्ट अलाउ नहीं करता है। और इसके पीछे कुछ संविधान के नियम हैं, इसके भी अलाउ नहीं करता है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम वो भी बताते हैं कि क्यों कोर्ट कंसिडर नहीं करता है सेल्फ कन्फेसेशन की। जब हम खुद मान रहे हैं कि हमने गिल्टी हैं, हमने गलती किया है, फिर भी कोर्ट नहीं मान रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या संविधान। तो आप इसको देख लीजिए कि अभी हम बता रहे थे आपको कि क्यों हम उसके जो सेल्फ कन्फेशन है, वो खुद जब बोला है कि हमने मर्डर किया है, चाहे हमने ये गलती किया है, उसके बावजूद भी क्यों उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, कोर्ट कंसिडर क्यों नहीं करती है। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 20, उसका पार्ट नंबर 3 जो है वो बताता है कि आप पहले तो किसी के सहमति के बिना आप उसको टेस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, पहला तो यह है। दूसरा यह है कि उसको आप जब टेस्टिफाई कर रहे हैं तो उसकी सहमति और उसके अलावा कोर्ट की सहमति, सबकी सहमति जरूरी है, ठीक। तो इसीलिए उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। दूसरी बात यह है, हमने आपको बताया भी कि ड्रग्ड कंडीशन रहता है, वो एक अलग कंडीशन रहता है, इसीलिए उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक। उसके अलावा वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 भी हो जाता है इस टेस्ट में। वायलेशन इस तरह से होता है कि आप जो टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट कहीं ना कहीं एक मेंटल टॉर्चर की तरह होता है, जो उसके राइट टू लाइफ को वायलेट करता है। तो ये टेस्ट में ये भी वायलेशन होने का चांस रहता है, लेकिन फिर भी टेस्ट को किया जाता है, क्योंकि जब नेसेसरी कंडीशन आ जाता है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, तो हम जो एक्यूज्ड है, जो दोषी है, उसी से हम सहमति लेते हैं और उसके बाद फिर वो सहमति को कोर्ट में पेश किया जाता है। तब कोर्ट भी अपना सहमति देती है कि हाँ आप ये टेस्ट कर सकते हैं। बिना इस दोनों के परमिशन के हम इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, बात रही क्या ये दूसरे देश वाले लोग या आतंकवादी के लिए वैलिड होगा, तो देखिए ये जितने संविधान हैं और राइट्स हैं वो हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। तो इसको बाहर वाले पे अप्लाई नहीं किया जाएगा। आतंकवादी हैं तो उस पर ये नहीं पूछा जाएगा कि हाँ आपको वायलेशन हो रहा है, बोलेगा मेरा वायलेशन हो रहा है, तो उसकी नहीं सुनी जाएगी। उस समय पे उससे जबरदस्ती ये टेस्ट करवाया जाएगा ताकि हमको सबूत मिल सके। अब बात करते हैं कंडीशन क्या होगा टेस्ट के लिए। तो कंडीशन मैंने पहले भी बता दिया। कंडीशन क्या होगी, पहले आपका जिस पे टेस्ट लेना जा रहे हैं उसकी सहमति और उसके अलावा कोर्ट की सहमति बहुत जरूरी है। ये अपना सहमति कोर्ट में पेश करेंगे, तब जाके कोर्ट ऑर्डर करेगा हाँ कि आप ये टेस्ट को कर सकते हैं या टेस्ट को नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इतनी सारी बातें हैं। इसमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म ये हो जाती है कि कभी कभी ये टेस्ट सही नहीं भी होता है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये हो जाता है कि आप अगर वो से कर रहे हैं, ये टेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मेंटल टॉर्चर की तरह भी इसको देखा जाता है, जो कि हमारे राइट टू लाइफ और राइट टू प्राइवेसी का भी हनन करता है, क्योंकि आप अंदर से सारी चीजें इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, तो ये राइट टू प्राइवेसी का भी हनन करता है। तो इसलिए इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। बट अभी और भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इसमें चीजें सुधर रही है। अभी अभी कुछ केसेस में इसका यूज किया जाता है इस टेस्ट का। जैसे अभी देखिए हाल में ही एक ले सकते हैं केस, कोलकाता का जो केस है रेप एंड मर्डर केस, उसमें भी इस टेस्ट का यूज किया गया, क्योंकि सीबीआई सबूत को इकट्ठा नहीं कर पा रही थी, सबूत को डिस्ट्रॉय भी कुछ हद तक किया गया था। तो इसलिए उस टेस्ट को करना पड़ा ताकि चीजें जल्दी से सामने आए। तो जब दिक्कत ये होती है कभी कभी आप जब जल्दी में होते हैं, जल्दी में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, तो थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ी भी हो जाता है। तो इसलिए हमें चीजों को संभाल के करना पड़ता है और संयम से करना पड़ता है, ठीक है। थैंक यू। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप इसको भी नोट डाउन चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू।